हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट अपने सीरियल क्रॉप चल रही थी एग्रोनॉमी के अंदर, अनाज वाली फसलें अपने कर रहे थे। पिछली क्लास में अपनों ने वीट क्रॉप है वो कंप्लीट की थी। और देखो आज की जो क्रॉप है वो भी इंपॉर्टेंट है। पीछे आप देख रहे हो धान यानी कि पेडी, जिसे अपने राइस भी बोलते हैं, इस क्रॉप को आज अपने कंप्लीट करेंगे। देखो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपनों ने देखा कि वर्ल्ड का जो स्टेबल फूड है, मुख्य जो खाद्यान्न वाला भोजन है वो गेहूं है। लगभग लगभग वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो भोजन है वो गेहूं है। बट अगर बात आती है इंडिया की या बात आती है एशिया की, तो एशिया और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो सीरियल है, अनाज है, वो आपका राइस है, जिसे अपने चावल कहते हैं। तो अपने लिए एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है कि नहीं हो जाती। देखो अपने भारत के अंदर रहते हैं तो अपने ज़्यादातर जो आप जेट की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, अन्य कोई प्रिपरेशन आप कर रहे हो राजस्थान में, तो अपने दिमाग में ये रहता है कि अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर है, उत्तरी भारत के अंदर अपने रहते हैं, तो जो रोटी खाते हैं अपना गेहूं ही अपना मुख्य खाद्यान्न है, ऐसा नहीं है। उत्तरी भारत के अंदर ही रोटी आपको देखने को मिलेगी, गेहूं आपको देखने को मिलेगा। आप साउथ के अंदर जाइए, आपके ईस्ट के अंदर जाइए, यानी कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के अंदर जाइए, आपको गेहूं की रोटी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला भोजन है, वो अनाज जो है वो आपका चावल ही है। तो चावल एक भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है जी, ये अपने को ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वही सारी की सारी इसके अंदर बातें करेंगे। और देखो जितनी भी अपने फसलें लगाते हैं, थोड़ा सा लगाने का नेचर भी इसका अलग है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। जनरल बात करेंगे सबसे पहले, वही जो अपने क्रॉप की करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नाम की बात करें, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है स्टूडेंट? ओराइजा सटाइवा होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है आपके जेट के अंदर, सुपरवाइजर के अंदर, कि धान का साइंटिफिक नाम क्या होता है स्टूडेंट? ओराइजा सटाइवा होता है। इंपॉर्टेंट कर लेना है। फैमिली वही है, ग्रेमिनिकुल है, इसका पोएसी बोलते हैं, आजकल नया नाम आ गया है। ओरिजिन पेलेस की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ध्यान में रखना, अगर गेहूं की बात आए तो गेहूं का कौन सा था स्टूडेंट? दक्षिण पश्चिम एशिया था। पश्चिम दक्षिण पश्चिम एशिया था। भी गेहूं का कौन सा था? दक्षिण पश्चिम एशिया था। और इसका दक्षिण पूर्वी एशिया, इसको अपने टर्की भी लिखा था। क्या लिखा था स्टूडेंट? टर्की भी लिखा था। जहां कंफ्यूजन होता है वहां क्वेश्चन उठने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, या भारत बर्मा भी बोल देते हैं अपने। फ्लोवर टाइप है, ओपन टाइप का पेनिकल होता है। पेनिकल बोलते हैं, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रूट टाइप, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनका फ्रूट टाइप कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है, अपने को सीधी सी बात पता है। स्टेम को कलम, तने को कलम कहते हैं। परागण, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। सेल्फ पोलिनेशन इसके अंदर। प्रोटीन, प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी प्रोटीन है इसके अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? देखो खाद्यान्नों के अंदर लगभग प्रोटीन 10 से 12% होता है, बल्कि जो आपकी धान है, धान के अंदर 6 से 7% ही प्रोटीन देखने को मिलता है। सर्वाधिक कम, अपने लिख सकते हैं सर्वाधिक कम अनाजों में, सर्वाधिक कम अपने बोल सकते हैं कि अनाजों के अंदर सर्वाधिक कम जो प्रोटीन होता है वो आपके धान के अंदर होता है। क्यों? देखो भाई, जो आपका धान है, धान के ऊपर एक लेयर होती है जब इसका दाना अपने को प्राप्त होता है। धान के ऊपर वाली जो अपने लेयर हटाते हैं तो अपने को ब्राउन राइस प्राप्त होता है। ब्राउन राइस की मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में उसे पसंद नहीं है किया जाता है, क्योंकि अपने तो गोरी चीज़ें पसंद है, वाइट चीज़ें पसंद है। तो उसके ऊपर का छिलका है वो रिमूव कर दिया जाता है। ऊपर की जो लेयर है, लेमा जिसे अपने बोलते हैं, ऊपर की जो लेयर है वो रिमूव कर देते हैं। तो ब्राउन लेयर जो रिमूव होती है और बाद में अपने को व्हाइट राइस जो मार्केट में मिलता है, तो उस ब्राउन लेयर के ऊपर बहुत सारा प्रोटीन कंटेंट होता है, वो उसके साथ ही चला जाता है। तो मार्केट में व्हाइट राइस आता है, व्हाइट राइस के अंदर प्रोटीन इतना ही बचता है, 6 से 7%। आगे अपने बात करेंगे, इसीलिए इसके अंदर 6 से 7% प्रोटीन बचता है। और ध्यान रखना, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, और साउथ में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, आपको पता हो तो। और साउथ के अंदर प्रोटीन की कमी से सबसे ज्यादा बीमारी देखी जाती है। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो अपने को ध्यान में रखनी है, क्वासियोरकर की नाम की प्रोटीन की कमी से बीमारी। हाँ जी, इधर लिख देते हैं, प्रोटीन की कमी से रोग, कमी से रोग, क्वासियोरकर। ये आपके वहां भी आता है हॉर्टिकल्चर में, क्वासियोरकर। सर्वाधिक साउथ में देखा जाता है, सर्वाधिक दक्षिणी भारत में। क्यों सर्वाधिक दक्षिणी भारत में कौन सी फसल खाते हैं?
चावल खाते हैं, चावल के अंदर प्रोटीन है ही नहीं, तो प्रोटीन कंटेंट उनको कहाँ से मिलेगा? तो क्वासियोरकर नाम की बीमारी होती है इसके कारण। वसा 2.5%। कार्बोहाइड्रेट ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट ध्यान में रखना स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। ये आपका 12th एग्रीकल्चर का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखना, पूछ सकता है आपका। जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वही पैटर्न आपके रहता है 11th-12th वाला, तो आपके पूछ सकता है अभी सुपरवाइजर वाला। तो कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 77 से 79% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। एक बार इसको देख लीजिए भी, ठीक है। धान की फसल अपने कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में चावल का प्रथम स्थान है। जितने भी अपने अनाज वाली फसलें लगाते हैं, अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा जो फसल लगाई जाती है वो कौन सी है? खाद्यान्न फसलों के अंदर चावल का प्रथम स्थान है, इंपॉर्टेंट बात है। धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में। देखो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो उत्पादन भी अपने करने चाहिए और क्षेत्रफल भी अपना ही होना चाहिए, बट मामला अलग है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, बट उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? चीन करता है। क्षेत्रफल भारत का है, तो धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में, इंपॉर्टेंट बात है, परंतु उत्पादन चीन करता है। ये दोनों की दोनों ही बात लिखी हुई, क्षेत्रफल भारत है और सेकंड चीन है, उत्पादन चीन करता है, सेकंड भारत है। भारत में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल जो ममता बनर्जी है, दीदी वाली जो स्टेट है, वो सबसे ज्यादा आपका जो राइस है वो उत्पादन करती है। अभी देखना, ध्यान रखना, दीदी किन किन का उत्पादन करती है। एक तो आपका जो कट फ्लोवर है, कट फ्लोवर का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। गायों की संख्या सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर है, गायों की संख्या स्टूडेंट अपने को ध्यान में रखनी है, गाय पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक बात। तो दीदी 2-3 चीजों के अंदर प्रथम स्थान रखती है, तो भारत में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। उत्पादकता की बात करें तो पंजाब है। देखो गेहूं हो चाहे आपका धान हो, उत्पादकता के अंदर पंजाब ही है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर वहां उत्पादन ज्यादा होता है, उपजाऊ भूमियां हैं, खाद उर्वरकों का वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो उत्पादकता किसकी ज्यादा होगी स्टूडेंट? पंजाब की ज्यादा होगी। धान का कटोरा ध्यान में रखना, बाउल ऑफ राइस किसे बोला जाता है? अभी छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में धान का कटोरा, राजस्थान में धान का कटोरा, धान का कटोरा ध्यान रखना, राजस्थान में धान का कटोरा बोलते हैं हनुमानगढ़ को। देखो स्टूडेंट वहां एक घग्गर नदी बहती है, और घग्गर नदी के आसपास का जो बेल्ट है वहां की मिट्टियां बड़ी चिकनी है, और चिकनी मिट्टी इसके लिए बेस्ट है, या आपने बोल सकते हैं वहां की मिट्टियां हैं वो धान के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो धान हमने देखा है वो हनुमानगढ़ के अंदर देखा है। अब इधर जो बूंदी वाला एरिया, बूंदी नदियों वाला क्षेत्र पड़ता है, तो वहां भी अच्छी खासी मिट्टी है, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आज के समय में धान का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके बूंदी के अंदर होता है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो धान का कटोरा राजस्थान में हनुमानगढ़ है। और आपको ने पीछे बात की थी अनाज का कटोरा गंगानगर है, पीछे अपनों ने गेहूं वाले चैप्टर के अंदर बात कर ली थी। राजस्थान में धान का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी के अंदर हो सकता है, ये अभी 2018 वाला डाटा भी, लास्ट में अपने जब डाटा करेंगे तो भी ये चेंज भी हो सकता है, ध्यान में रखना। धान की प्रोटीन को ओराइजिनिन बोलते हैं, धान की प्रोटीन को क्या बोला जाता है? ओराइजिनिन बोला जाता है, ओराइजिनिन, ठीक बात। जैसे अपने गेहूं की प्रोटीन जिसे ग्लूटीन बोलते हैं, ग्लूटीन के कारण तो आपकी रोटियां फूलती है, ठीक है। तो जैसे ही वैसे ही धान की प्रोटीन है ओराइजिन कहलाती है। धान लघु दिवसीय यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है, C3 पौधा है। धान में खुशबू या सुगंध का कारण, देखो धान है, धान के अंदर जो एरोमा आती है, सुगंध आती है, वो किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन के कारण, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन के कारण। ये इंपॉर्टेंट कर लेना भी, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। खुशबू का कारण क्या होता है? डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है धान के अंदर। नेक्स्ट बढ़े अपने बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस मनीला के अंदर है। ये दोनों ही आपको इंस्टीट्यूट ध्यान में रखने हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो संस्थान इसके ऊपर काम कर रहा है वो फिलीपींस मनीला वाला है। अपने भारत की बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के अंदर है, ध्यान में रखना। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है भी? आपका कटक उड़ीसा के अंदर है। कटक उड़ीसा के अंदर आपका मसाला अनुसंधान केंद्र भी है, केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, वो कटक उड़ीसा के अंदर, चावल का उत्पादन भी है, चावल का अनुसंधान भी है। धान में दाने और छिलके का जो अनुपात होता है वो 2:3 होता है, अपने लिख सकते हैं 66%, यानी कि हलिंग परसेंट जो होता है वो कितना परसेंट होता है? वो 66% होता है। धान की प्रथम बोनी जीन, यानी कि बोनी जीन का जो नाम है डीजीवू जीन है, ध्यान रखना, डीजीवू जीन,
डीजीवू जीन, ध्यान में रखना, धान के लिए बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। अब आपको ध्यान में रखना है भी, देखो धान एक अर्ध जलमग्न पौधा है। मैंने अभी आपको पीछे जब चैप्टर अपनों ने स्टार्ट किया था, ये क्रॉप स्टार्ट की थी, धान लगाना एक थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि धान उन्हीं क्षेत्रों के अंदर होता है जहां अच्छी खासी पानी की मात्रा होती है। नॉर्थ में नहीं लगने का रीजन ये भी है, यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर वैसे थोड़ी बहुत पानी की कमी है, पानी की कमी होने के कारण यहाँ धान बहुत कम लगाया जाता है। उन्हीं क्षेत्रों में धान लगाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है या अच्छी खासी पानी की मात्रा है। अब धान को चाहिए खूब पानी, और अपने राजस्थान में रहने, राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू जिले में बोले मैं धान लगाऊं, धान सामने से मजाक उड़ाएगा, हाँ हाँ लगा मजा आएगा, है ना, क्योंकि तेरे को खुद को पानी पीने के लिए नहीं है और मेरे को तू पानी की आपूर्ति कहाँ से करेगा। और अपने देखते हैं कि 1 kg धान पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 kg धान पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट? 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बोला बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर हमने कंपनियों के हिसाब से बात करें, कंपनियों के हिसाब से बात करें, जैसे 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए की आती है। अगर 1 kg धान पैदा करना है तो बोतलें लेके आए तो 5000 लीटर पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? 10,000 रुपए का तो पानी पानी लगेगा 1 kg धान पैदा करने के लिए। वो अपनी मेहनत अलग है, खाद उर्वरक अलग है, पडलिंग की क्रिया अलग है, ट्रैक्टर का खर्चा अलग है, अपने मार्केट तक लेके वो खर्चा अलग है, लगाने की कीमत उन कंपनियों के हिसाब से कितनी आ रही है जो पानी की बोतल बेचती है? 10,000 रुपए खर्चा आ रहा है 1 kg धान को पैदा करने के लिए, अकेला पानी पानी का। तो सोचने वाली बात है अपनी, ठीक है। तो देखो धान एक अर्ध जलमग्न पौधा है, ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित एरनकाइमेटस उत्तकों द्वारा ग्रहण करता है। देखो जो आपकी जो जड़ें हैं, जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करेगी? भी पौधा है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपका धान का पौधा है, मान लीजिए सपोज दैट ये धान का पौधा है, इसकी जड़ों के अंदर पानी भरा हुआ है, ऐसे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है, ये धान का पौधा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो जड़ों को जो ऑक्सीजन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? इस पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? एरनकाइमा उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है पत्तियों में? एरनकाइमेटस, काइमेटस उत्तक, उत्तक होता है, इसके थ्रू पौधे के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। इसके थ्रू ही क्या जाती है स्टूडेंट? ऑक्सीजन जाती है। ये इसीलिए लिखते हैं एरनकाइमेटस उत्तक। बोला बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर बात करें, देखो धान के खेतों में मीथेन गैस निकलती है, स्टार कर लो, मीथेन को CH4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? CH4 भी। देखो पानी भरा हुआ है पूरे के पूरे खेत के अंदर, ये दलदली खेत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दलदली क्षेत्रों के अंदर कौन सी गैस निकलती है? आपके मीथेन गैस निकलती है। दलदली क्षेत्रों के अंदर कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो धान दलदली क्षेत्र में ही होता है, अर्ध जलमग्न है, पानी भरा होता है, तो वहां मीथेन गैस रिलीज होती है, इस कारण धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना भी, या आपके जेट के अंदर पूछा जा चुका है। अब है धान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब धान का क्लासिफिकेशन इसकी लगाने वाली प्रजातियों के हिसाब से किया गया। वैसे तो धान की 24 प्रजातियां देखने को मिलती है, उनमें से अपने 2 की खेती होती है। धान के अंदर ध्यान रखना क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो भी 24 होते हैं, और सॉरी क्रोमोजोम नंबर नहीं, टेस्ट वेट होता है वो 24 से 25 ग्राम होता है। उसकी जो प्रजातियां हैं वो भी कितनी होती है? लगभग आपकी 24 प्रजातियां। धान वंश ओराइजा है, 24 प्रजातियां पाई जाती है, इनमें से 2 की ही खेती होती है। खेती कितने की होती है स्टूडेंट? 2 की होती है। सॉरी जी, 2 की खेती कौन कौन सी होती है वो अपने को ध्यान में रखना है। एक तो है ओराइजा सेटाइवा और एक है ओराइजा गलबेरिमा। ओराइजा गलबेरिमा, ओराइजा सेटाइवा है जिसकी अपने कल्टीवेशन करते हैं, इसकी 3 उपजातियां मिलती है और गुणसूत्रों की संख्या मिलती है इसके अंदर 24। इंडिका नाम से स्पष्ट है, इंडिया के अंदर लगाया जाता है। जपोनिका जापान के अंदर लगाया जाता है, उष्ण और गर्म तथा ठंडे क्षेत्र में उगाई जा सकती है। सबसे अधिक उत्पादकता इस जपोनिका की होती है। जवानिका है, जवानिका इंडोनेशिया में लगाया जाता है, किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, इंडोनेशिया में कौन सा धान लगाया जाता है, और इसे एक बालू धान के नाम से भी जानते हैं इसे। तो बालू धान किसे बोलते हैं? जवानिका, जो इंडोनेशिया के अंदर लगाते हैं। फिर है, ये इसकी लाइन नहीं है अभी, ये इसकी लाइन नहीं है, अपने को कट कर देनी है, ये इसकी लाइन नहीं है, कट कर देनी है, ठीक है। ओराइजा गलबेरिमा, यह प्रजाति दक्षिणी भारत या अफ्रीका के अंदर लगाते हैं। गलबेरिमा अफ्रीका के अंदर लगाते हैं। ये एक प्रकार की जंगली प्रजाति है, ये एक प्रकार की जंगली प्रजाति है जो अपने को ध्यान में रखनी है। ये लाइन इसके यहाँ पर लिख लेना, ये जंगली प्रजाति है।
बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार का क्लासिफिकेशन। ओराइजा स्टाइवा, इसकी 3 उपजातियां हैं। इंडिका इंडिया में अंदर लगाते हैं, इंडिया में लगाते हैं। जपोनिका जापान में लगाते हैं, जवानिका इंडोनेशिया में लगाते हैं, और इसे बालू धान बेल कहते हैं भी। ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन। ओराइजा ग्लेबिरिमा है, ये अफ्रीका के अंदर लगाते हैं। जलवायु, अब आपको पता है धान मुख्यतः खरीफ के अंदर लगाते हैं, और खरीफ के साथ साथ साउथ के अंदर लगाया जाता है। तो साउथ के अंदर जलवायु कैसी है? नमी की मात्रा वहां ज्यादा है कि नहीं है? उष्ण और गर्म जलवायु है। तो वही जलवायु उसके लिए उष्ण, उष्ण मतलब नमी की मात्रा और गर्मी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उष्ण, उष्ण जलवायु की इसको आवश्यकता होती है भी। ठीक है, सामान्य तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और पकने हेतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब देखो, धान को अलग अलग ऋतुओं के अंदर लगाते हैं, और उस ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, उस ऋतु को सामान्य स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? देखो, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कटाई के आधार पर किया गया है। कटाई के आधार पर, कटाई के आधार पर ये क्लासिफिकेशन छोटा सा किया गया। देखो यहाँ नाम है अस अमन बोरो, ये वहां स्थानीय भाषा के नाम है जहां ये धान होता है, किस किस क्षेत्र में। देखो, कटाई का समय है, और कटाई के समय को क्या बोलते हैं? सर्द। ये कटाई का समय नवंबर दिसंबर, इसको क्या बोलते हैं? शीत ऋतु। ये कटाई का समय है मार्च अप्रैल, इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। तो ये जो टेबल है वो कटाई के समय के अनुसार अपने को देखनी है, बुआई के समय के हिसाब से नहीं देखनी है। देखो, अस धान है, इसकी जो कटाई का समय होता है वो शरद ऋतु, और शरद ऋतु कब आती है? सितंबर अक्टूबर में। तो कौन सा धान सितंबर अक्टूबर के अंदर पकेगा? जब उसकी बुआई अपने मई जून के अंदर करेंगे। कब करेंगे स्टूडेंट? मई जून। तो अस एक लोकल भाषा का शब्द है, इसे क्या बोलते हैं? अस एक लोकल भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात। फिर है शीत ऋतु। शीत ऋतु कब आती है? नवंबर दिसंबर के अंदर। कब लगाएंगे नवंबर दिसंबर वाला धान? जो नवंबर दिसंबर वाला धान कब लगाएंगे? जब वो नवंबर दिसंबर के अंदर पक जाए, तो जून जुलाई के अंदर लगाएंगे। ये बुआई का समय, इसे बोलते हैं अमन, इसे बोलते हैं अमन। बोला बात समझ में आगे कि नहीं? फिर बात करें बोरो। बोरो नवंबर दिसंबर में तो लगाया जाता है, और इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल के अंदर होती है, और इसे बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु का धान बोलते हैं। वैसे धान देखो, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में धान तीनों ऋतुओं के अंदर लगाते हैं, तीनों ऋतुओं के अंदर लगाए जाते हैं, खरीफ रबी और जायद, तीनों ऋतुओं के अंदर लगाते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो ये वहां के साउथ के लोकल भाषा के शब्द है, और ऋतु के हिसाब से कटाई के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और धान मुख्यतः खरीफ ऋतु का है, ये आपको ध्यान में रखनी है। उत्तरी भारत में ज्यादातर अपने कौन सी ऋतु के अंदर लगाते हैं स्टूडेंट? खरीफ ऋतु के अंदर लगाते हैं, मुख्यतः ये खरीफ ऋतु का है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वैसे आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तीनों ऋतुओं के अंदर लगा सकते हो। चलिए भाई, नेक्स्ट अपने बात करें मृदा। अब अपने को पता है कि धान जो है वो जलमग्न भूमियों के अंदर होता है। अर्ध जलमग्न जो भूमियां होती है, पानी खड़ा रहना चाहिए। धान की खेती वही होती है जहां 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहे। अब पानी खड़ा रहे, इसके लिए कौन सी मिट्टी काम में लेंगे? जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी होगी, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। अब वाटर कैपेसिटी किसकी अच्छी होगी? बलुई मिट्टी की तो होती नहीं है। तो जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी कपासी मिट्टी है या काली मिट्टी है, इन मिट्टियों की जो जल धारण क्षमता है वो अच्छी खासी होती है। तो वही मिट्टी अपने काम में लेते हैं। तो मिट्टियां कौन सी हो जाएगी? मिट्टी सॉइल, चिकनी मटियार या क्ले या मटियार दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट रहती है। दोमट भूमि जल धारण क्षमता अधिक हो, वो मिट्टी बेस्ट रहती है। काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। अब उपयुक्त पीएच देखो, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जहां पानी ज्यादा होगा, जहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी, पानी अधिक, भूमि कैसी होगी? वहां अम्लीय। भूमि कैसी होगी? वहां अम्लीयता अधिक होगी। पानी अधिक, अम्लीयता अधिक। अब एक बात बताओ, ये पानी बहुत ज्यादा चाहती है फसल, तो भूमि किस प्रकार की होगी? पानी खड़ा रहता है, तो आपको पता है जहां पानी ज्यादा रहेगा वहां फेरस, मैग्नीज, कॉपर की अधिकता होगी, और वो भूमि को किस प्रकार बना देती है? वो भूमि को आपका अम्लीय बना देती है। तो ये अम्लीय मिट्टी सहनशील है या अम्लीय सहनशील मृदा के अंदर लगाई जाती है। तो पीएच ध्यान में रखना, पीएच इसके लिए बेस्ट माना जाता है 4.5 से 6.5, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अम्लीय कौन कौन सी फसलें हैं जो अम्लीय होती है? अम्लीय फसलें, अम्लीय भूमि, ठीक है, भूमि हेतु फसलें। ये चाइनीज सामान आता है इंडिया के अंदर, हैंग होता ही रहता है। चलिए, अम्लीय भूमि हेतु फसलें ध्यान रखना। अम्लीय भूमि हेतु कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है? एक तो धान है, और एक आपका आलू है,
आलू है और गन्ना है। आप जानते हो इन फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए भूमि भी कौन सी हल्की अम्लीय होनी चाहिए, उनके अंदर ये लगाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अभी, ये ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट अपने बात करें खेत की तैयारी। अब तो फील्ड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फील्ड प्रिपरेशन इसके लिए कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले बात करें, अपने को पता है कि धान जो है वो एक जलमग्न भूमि के अंदर होता है या पानी भरा होना चाहिए। पानी को रोकने के लिए कुछ अपने को प्रोसेस करनी पड़ती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पडलिंग। डायरेक्ट जैसे अपने गेहूं की बुआई करते हैं, गन्ना की बुआई करते हैं, या जौ की बुआई करते हैं, मक्का की बुआई करते हैं, बाजरा की बुआई करते हैं, उस समय बीज के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए, मृदा के अंदर ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होती। बट जब अपने धान की सोविंग करते हैं, राइस की सोविंग करते हैं, तो उसके लिए पानी भरा होना चाहिए खेत में। अब आपको पता है ऐसे तो पानी रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं तो उसके लिए कुछ अपने को इंपॉर्टेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसी प्रोसेस को बोलते हैं पडलिंग, या पंजाबी भाषा में बोल दिया जाता है कद्दू करना। अब इधर पंजाब में हमारी साइड ज्यादा होता है, तो उधर अपने हम बोल देते हैं कि क्या कर रहे हो, बोले कद्दू कर रहे हैं। कद्दू कद्दू हम समझ जाते हैं, तो कद्दू किसको बोले, कि भूमि के अंदर पानी भर दिया, उसके अंदर ट्रैक्टर की सहायता से, हल की सहायता से उस भूमि को दलदली बनाया जाता है। अब दलदली बनाने से क्या होगा, पानी नीचे नहीं होता, उसका परकोलेशन नहीं होता, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो ठीक है, तो खेत में सीधी बुआई हेतु ध्यान रखना, यह विधि कम पानी वाले, अब यहाँ क्या पडलिंग की क्रिया नहीं करते, जहां पानी की कमी होती है, धान लगाना होता है, वहां पडलिंग की क्रिया नहीं होती। डायरेक्ट कम पानी वाले क्षेत्रों के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बुआई कर देते हैं, जिसे बुआई करते हैं आम फसलों की अपने। ठीक बात, डायरेक्ट बुआई कर देते हैं अभी। यह विधि कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसके लिए अपने एक फोटो भी दिखा देते हैं किस तरीके से, जैसे अपने गेहूं की बुआई करते हैं वैसे इधर बुआई कर देते थे इसकी डायरेक्ट। चलिए जी, कहाँ गया दान वाला, ये देखिए जी, डायरेक्ट भूमि के अंदर नमी है, ये देखिए डायरेक्ट सोविंग कर देती। ठीक है, खेत में सीधी बुआई हेतु ओनली भूमि के अंदर जहां कम पानी की आवश्यकता होती है, जहां कम पानी चाहिए होता है, वहां ये विधि काम में लेते हैं अभी, वहां ये विधि काम में लेते हैं भी। जैसे आम फसलें लगाते हैं वैसे इसको लगा दिया जाता है डायरेक्ट। ठीक, बस कुछ ही नहीं, आपने को इतनी सी चीजें ध्यान में रखना है। खेत में सीधी बुआई, अब सीधी बुआई के लिए सीड रेट कितनी काम में लेते हैं, तो 100 से 120 केजी। अपने छिड़कवा विधि से भी बुआई करते हैं कई बार, छिड़कवा विधि में अपने पडलिंग विधि से बुआई, पडलिंग पहले करना पड़ता है, फिर ऊपर अपने सीड डालते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें रोपाई के लिए। अब देखो धान की रोपाई करनी पड़ती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, धान की रोपाई करनी पड़ती है, पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, नर्सरी तैयार करके फिर अपने को फील्ड तैयार करना पड़ता है, और फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है पडलिंग। पडलिंग पीछे अपने बात कर चुके हैं। रोपाई के लिए पानी से भरे खेत में क्या करते हैं स्टूडेंट, पडलर की सहायता से, एक यंत्र आता है पडलर, एक यंत्र आता है पडलर, पडलर की सहायता से जुताई की जाती है, जिसे पडलिंग कहते हैं भी। उद्देश्य है, अब उद्देश्य क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, निक्षालन क्षति रोक देता है, अपारगम्य परत का निर्माण हो जाता है। अब करते कैसे हैं अभी पडलिंग, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं, इमेज से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहता है, कौन कौन सी प्रोसेस कैसे कैसे करते हैं, अभी कौन कौन सी प्रोसेस कैसे कैसे करते हैं, बच्चे की समझ से परे हो जाता है काम। ये देख लो आप, ये देख लीजिए, यहीं इसको सेट कर देते हैं। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। देखो स्टूडेंट, खेत को पानी से भर दिया, पानी भरने के बाद इस खेत के अंदर कल्टीवेटर की सहायता से, हल की सहायता से जुताई की जाती है। जुताई करने से क्या होता है, ये भूमि दलदली बन जाएगी। दलदली बनाना क्यों जरूरी होता है, ताकि पानी है वो लीच डाउन नहीं हो, लीचिंग नहीं हो, उसकी परकोलेशन नहीं हो, नीचे हो। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण के लिए भी प्रोसेस की जाती है। इसके क्या क्या लाभ है, पानी भर के खेत की जो पडलिंग करते हैं, खरपतवार एक तो नियंत्रण हो जाते हैं इससे, एक तो क्या नियंत्रण हो जाता है, खरपतवारों का कंट्रोल होता है, निक्षालन क्षति, पानी नीचे नहीं जाए, परकोलेट नहीं हो, अपारगम्य परत का निर्माण हो जाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इस कारण अपने पडलिंग करते हैं। तो पडलिंग की यही उद्देश्य है, भूमि को कीचड़ युक्त, मड युक्त बनाने का ये उद्देश्य है। अब देखो
पडलिंग के दौरान स्टूडेंट दो जोन बनते हैं। जब अपने भूमि को दलदली बनाते हैं, दलदली मान लीजिए भूमि की ऊपरी लेयर है, ये आपने दलदली बना ली, इसके अंदर दो लेयर बन गई। ऊपरी जो 10 mm लेयर है, ऊपरी जो 10 mm जिसे अपने लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर लेयर है, इसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकृत लेयर। ऑक्सीकृत जोन या ऑक्सीडाइज जोन बोला जाता है, ऑक्सीकृत क्षेत्र बोलते हैं। अब इस 10 mm के नीचे या 1 सेंटीमीटर के नीचे दूसरी लेयर बनती है, जिससे बोलते हैं स्टूडेंट अपचयित क्षेत्र। अपचयित क्षेत्र, अपचयित क्षेत्र, अनऑक्सीडाइज जोन बोल सकते हैं इसे। तो ध्यान रखना, जितने भी अपने उर्वरक डालते हैं वो अपचयित क्षेत्र के अंदर डालते हैं। जितने भी नाइट्रोजन उर्वरक डालते हैं या पोषक तत्व डालते हैं वो किस में डालते हैं? अपचयित क्षेत्र में। अगर ऑक्सीकृत जोन के अंदर आप डालोगे, ऊपरी लेयर के अंदर पोषक तत्व डालोगे, तो रिएक्शन करके नाइट्रेट के द्वारा वापस वातावरण के अंदर चले जाएंगे, विनाइट्रीकरण हो जाएगा उनका। विनाइट्रीकरण का मतलब जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन होती है भूमि के अंदर, वो एक प्रकार की नाइट्रोजन में बदल जाती है, उसको अपने विनाइट्रीकरण बोलते हैं। तो ज्यादातर जितने भी आपके पोषक तत्व दिए जाते हैं वो अपचयी क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पडलिंग के दौरान मृदा में दो क्षेत्र बनते हैं, वही है, इसके अंदर दो क्षेत्र बनेंगे भी। पहला है ऊपरी क्षेत्र 10 mm 1 सेंटीमीटर, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अपचयी क्षेत्र रेड्यूस जोन, यह नीचे 10 mm क्षेत्र होता है जहां ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अभी बात की अपनों ने, धान की फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अपचयी क्षेत्र में दिया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर अपने यहां दे देंगे तो जो नाइट्रोजन आपने दी है उसका विनाइट्रीकरण हो जाएगा। विनाइट्रीकरण यानी कि जो नाइट्रेट फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन में वापस बदल जाएगी, वातावरण के अंदर चली जाएगी। इसीलिए अपने ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज जोन के अंदर नहीं देते हैं, अपचयी क्षेत्र के अंदर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये आपको रोपाई के लिए पहले अपने को जुताई करनी पड़ती है, पडलिंग की क्रिया करनी पड़ती है। पडलिंग के ये उद्देश्य है, दो जोन बनते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट अपने बात करें बीज दर। देखो भाई स्टूडेंट, बीज दर, सीड रेट। अगर आप खेत के अंदर सीधी बुआई कर रहे हो ड्रिलिंग के द्वारा तो 60 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। छिड़कवा विधि से कर रहे हो तो 100 kg प्रति हेक्टेयर सीड काम में रहते हैं। इंपॉर्टेंट करना, अगर आप हाइब्रिड धान काम में ले रहे हो तो हाइब्रिड के लिए ध्यान में रखना 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर काम में सीड रेट काम में लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इसकी सीड रेट पूछी गई है। डेपोंग विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेपोंग विधि से पौध लगाने जा रहे हो तो कितनी सीड रेट आपको चाहिए? 1.5 से 3 kg प्रति हेक्टेयर आपको सीड रेट चाहिए। ध्यान रखना, अब देखो 1.5 से 3 kg प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर के अंदर आपको 3 kg सीड डालना है। और अपने डेपोंग विधि के अंदर जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए कितनी जगह चाहिए होती है? 25 से 30 वर्ग मीटर जगह चाहिए। एक वर्ग मीटर में आपको 3 kg सीड डालना है तो 30 वर्ग मीटर में कितना आएगा? तो 30, इसको 3 से गुणा करोगे तो 90 kg सीड आएगा कि नहीं आएगा प्रति हेक्टेयर। बट ये मात्रा जो आती है केजी प्रति वर्ग मीटर के अंदर आती है, केजी प्रति वर्ग मीटर के अंदर आती है, तो ये ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन आपको देगा कि 1 हेक्टेयर में डेपोंग विधि से नर्सरी तैयार करने पे कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो 1 हेक्टेयर में बीज तो 90 kg चाहिए, बट डेपोंग विधि से पूछेगा तो 1.5 से 3 kg प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज डालते हैं। आगे बात करेंगे। R इंटू पी है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, यानी रो इंटू रो, रो का मतलब होता है लाइन, और पौधे से पौधे की दूरी। तो रो से रो की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। जैव उर्वरक इसके अंदर एजोला या बीजीए काम में लेते हैं, आपको पता ही है। सी डेप्थ 2-3 सेंटीमीटर। अब नर्सरी तैयार करना, क्या तैयार करना स्टूडेंट? नर्सरी तैयार करना। अब देखो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, और समझ लेते हैं। धान 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 1/10 हेक्टेयर जो 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी तैयार की जाती है। यानी कि आपको 1 हेक्टेयर के अंदर क्या लगाना है? धान लगाना है। तो नर्सरी कितनी तैयार करनी पड़ेगी? तो उसके लिए आपको 1000 वर्ग मीटर जगह चाहिए। एक हेक्टेयर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर जगह होती है, ध्यान रखें। देखो ये 1 हेक्टेयर खेत है, इस 1 हेक्टेयर खेत का मतलब है 100 मीटर इसकी लंबाई है और 100 मीटर चौड़ाई है, तब जाके ये कितना एरिया बनता है? 10,000 वर्ग मीटर बनता है। अगर आपको इस 10,000 वर्ग मीटर के अंदर, या इसी को अपने 1 हेक्टेयर बोलते हैं, इस 1 हेक्टेयर के अंदर आपको
धान लगाना है तो नर्सरी के लिए कितना एरिया चाहिए, तो 1000 वर्ग मीटर चाहिए, 1000 वर्ग मीटर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये 10,000 का कितना हिस्सा, 10वां हिस्सा हो गया कि नहीं होगा, तो इतना हिस्सा तो नर्सरी तैयार करने में यूज हो जाता है खेत का, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसलिए डेपोंग विधि अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो धान के 1 हेक्टेयर में रुपाई के लिए 1/10वां हेक्टेयर या 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी तैयार की जाती है। खेत नर्सरी का अनुपात 10:1, 10:1, 10:1, यानी कि 10:1 या 1:10 के अंदर जो खेत है वो काम में आता है नर्सरी के अंदर। अब नर्सरी बनाने की विधि है। अब देखो एक थोड़ा सा समझना भी इसको, नर्सरी बनाने की दो विधि है, एक तो गीली नर्सरी विधि है और एक सूखी नर्सरी विधि है। गिल्ली के अंदर पानी भरा रहता है, नर्सरी के अंदर, सूखी के अंदर पानी नहीं भरा रहता, बस आपको ये ध्यान में रखना है। देखो भाई सीधी सी बात है, रोपाई के लिए धान की बुआई के लिए 3 विधियां काम में लेते हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना, मैं यही बता देता हूं। बुआई की विधियां, बुआई की विधियां, बुआई की विधियों में अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है। बुआई की विधियों में एक तो अपने करते हैं सीधी बुआई, सीधी बुआई, सीधी बुआई, इसमें पडलिंग की क्रिया नहीं होती है, पडलिंग की क्रिया नहीं, पडलिंग की क्रिया नहीं, ठीक है, डायरेक्ट खेत तैयार किया और सीड ड्रिल लेके आए और उसके अंदर बीज डाला और अपने सोविंग कर देते हैं, ठीक बात। दूसरी बुआई करते हैं छिड़कवा विधि से, छिड़कवा विधि से, विधि से। अब ध्यान रखना छिड़कवा विधि में क्या होता है, पहले पडलिंग की जाती है, पडलिंग की क्रिया की जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है पहली बात तो, ठीक है। अब दोनों को अपने देख लेते हैं। यहां क्या है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों के अंदर करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में करते हैं, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बुआई, वाले क्षेत्रों में बुआई, ठीक है। और ये पानी वानी ठीक ठाक होता है वहां अपने काम में लेते हैं, दोनों में उपज ठीक ठाक ही मिलती है, ज्यादा उपज अपने को नहीं मिलती है। हाँ जी, देखो जी, डायरेक्ट आपको बुआई करनी है, ये लो डायरेक्ट बुआई कर दो, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे अपने डायरेक्ट बुआई कर देते हैं, क्लियर मामला। नेक्स्ट अगर आपको करनी है छिड़कवा विधि से सोविंग, छिड़कवा विधि से या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से आपको सोविंग करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे, पहले पडलिंग की क्रिया आपको करनी पड़ेगी, पडलिंग के बाद आपको जो बीज है बीज का छिड़काव करना पड़ेगा। लो जी, ये ताऊ जी आप देख रहे हो, पडलिंग की क्रिया कर रखी है, पीछे भी अपनों ने फोटो देखी थी इसकी, पडलिंग की क्रिया करके फिर बीज का सीधा डायरेक्ट छिड़काव कर रहे हैं, एक तो ये है। अब तीसरा मेथड है ट्रांसप्लांटिंग सॉरी जी, तीसरा मेथड कौन सा स्टूडेंट, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में आपको पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, ट्रांसप्लांटिंग या पौध स्थानांतरण, पौध स्थानांतरण विधि, पौध स्थानांतरण विधि, या इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ट्रांसप्लांटिंग मेथड बोलते हैं भैया, ठीक है। अब सर ट्रांसप्लांटिंग मेथड के अंदर दो तरीके हैं वो काम में लेते हैं, कितने तरीके काम में लेते हैं, दो तरीके। एक तो ये हैंग होता है जी बोर्ड, थोड़ा सा ध्यान रखना, आप तो क्या ध्यान रखोगे, मेरे को ही रखना पड़ेगा। हाँ जी, दो प्रकार की वेट, एक तो बोलते हैं वेट बेड मेथड, एक तो काम में लेते हैं इसके अंदर वेट बेड मेथड, गीली क्यारी विधि जिसे अपने बोल देते हैं, गीली क्यारी विधि से बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा लेते हैं ड्राई बेड मेथड, दूसरा मेथड काम में लेते हैं स्टूडेंट ड्राई इसको ऐसे लिखिए, स्थानांतरण में फर्स्ट ये है वेट ड्राई बेड मेथड, ठीक है। सूखी क्यारी विधि, सूखी क्यारी। अब देखो वेट बेड मेथड के अंदर क्या है कि अपने जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस नर्सरी के अंदर पानी भरा रहेगा, और जो सूखी क्यारी विधि है जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसके अंदर पानी नहीं भरते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी फोटो लगा देते हैं इसकी अपने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए भी।
हाँ जी, ये है आपकी गीली क्यारी विधि। लो जी, इसको यहां मेंशन कर दो, चेप दो काम। लो जी, इसके अंदर आप देख रहे हो स्टूडेंट, पानी भरा हुआ है कि नहीं हुआ, अभी ये बीच के अंदर पानी भरा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इस कारण इसको बोलते हैं वेट बेड मत बेड मेथड। नेक्स्ट वही है सूखी क्यारी विधि। चलिए जी, ये है सूखी क्यारी विधि। इसके अंदर बीच के अंदर कोई पानी नहीं भरा हुआ है, इसके बीच के अंदर कोई पानी नहीं भरा हुआ, इसके बीच के अंदर कोई पानी नहीं भरा हुआ, आप देख सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं गीली क्यारी विधि। ये जहां ज्यादा पानी होते हैं वहां काम में लेते हैं, या कम पानी वानी होता है वहां ये काम में लेते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई पौध स्थानांतरण में और कौन कौन सी विधि है। देखो, ये दोनों जब अपने नर्सरियां तैयार करते हैं, ये दोनों जब अपने नर्सरियां तैयार करते हैं, तो खेत का कितना हिस्सा नर्सरी में जाता है, तो 1000 वर्ग मीटर है वो नर्सरी में जाता है, यानी कि 1/10वां भाग, 10वां भाग 1/10वां भाग नर्सरी में, नर्सरी में, नर्सरी में। अगर अपने को देखो, ये 1 हेक्टेयर खेत है, 1 हेक्टेयर खेत है, तो ये नर्सरी का स्थान अपने को कितना चाहिए, ये चाहिए 1000 वर्ग मीटर, तब जाके इसके लिए पर्याप्त रहेगा 1 हेक्टेयर के लिए। और 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, तो अपने को पता है 10,000 वर्ग मीटर होता है, अभी 10,000 वर्ग मीटर। और ये भी अपने को कितनी जगह चाहिए, 1000 वर्ग मीटर चाहिए, यानी कि 1000 वर्ग मीटर का खेत का 10वां हिस्सा नर्सरी में जाएगा। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहेगा। तो ये आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट अपनी बात करते हैं। देखो जी, गीली नर्सरी विधि अपनों ने देख ली। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए कितनी अपने को जगह चाहिए स्टूडेंट, 1000 वर्ग मीटर जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए, 1000 वर्ग मीटर अपने को जगह चाहिए। ये भी बात करके आए हैं अपने पीछे। बीज दर इसके लिए 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए। कितने दिन में तैयार हो जाती है, 25 से 30 दिन बाद रोपाई के योग्य हो जाती है। और कितनी पत्ती अवस्था पे, 3 से 4 पत्ती अवस्था पे। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी जी, किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी। ठीक है, फिर है डेपोंग विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेपोंग विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, जब अपने गीली नर्सरी विधि और सूखी नर्सरी विधि नर्सरी लगाने के लिए काम में ले रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें खेत का कितना % हिस्सा जा रहा है, खेत का लगभग लगभग 10वां हिस्सा है वो नर्सरी में जा रहा है। और समय भी ज़्यादा लग रहा है, 25 से 30 दिन का। सीड रेट भी 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर अपने काम में ले रहे हैं। बट डेपोंग विधि एक नर्सरी तैयार करने की नवीनतम विधि है, और ये IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला के द्वारा विकसित है। 11 से 13 दिन के अंदर नर्सरी तैयार हो जाती है, और नर्सरी के लिए बहुत कम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, लगभग 25 से 30 वर्ग मीटर। अब इसमें करते क्या है सर, ध्यान रहे, इसमें मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। मिट्टी की जगह केले के पत्ते, या ये आपकी जूट की बोरियां आती है, या जो फर्श है, फर्श के ऊपर हल्का लकड़ी का बुरादा या पत्ते वत्ते बिछा देते हैं, और बीज को कुछ समय के लिए भिगो देते हैं। भिगा हुआ बीज उनके ऊपर छिड़क देते हैं। प्रति वर्ग मीटर में कम से कम 1.5 से 3 केजी बीज डालते हैं, और 25 से 30 वर्ग मीटर जगह होती है। तो 1 वर्ग मीटर में 3 किलो बीज डाल रहे हो, 30 वर्ग मीटर में कितना आएगा, 30 केजी सीड आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्रति हेक्टेयर सीड रेट तो 90 केजी होती है, बट प्रति वर्ग में अपने 1.5 से 3 केजी सीड डालते हैं। ठीक बात। तो पौध जो है वो जल्दी अंकुरित हो जाती है, वो जल्दी तैयार हो जाती है, 11 से 13 दिनों के अंदर मुख्य खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करने के योग्य हो जाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट मेथड है भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो, IRR इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला द्वारा विकसित है। क्षेत्रफल कितना चाहिए, 25 से 30 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर के लिए। वहां अपने जो ये जो गीली नर्सरी विधि से नर्सरी तैयार कर रहे थे, तो खेत का 1000वां या 10वां भाग नर्सरी के अंदर खराब हो रहा था। यहाँ ओनली अपने को जगह चाहिए 25 से 30 वर्ग मीटर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पौध स्थानांतरण के कितने दिन बाद योग्य हो जाती है, 11 से 13 दिन। यहाँ 25 से 30 दिन के अंदर हो रही है। फिर ठीक बात, बीज दर 3 केजी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालते हैं, 90 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया कि नहीं होगा। ठीक बात भाई, ये 25 से 30 वर्ग मीटर के हिसाब से अपने 25 से 30 वर्ग मीटर जगह काम मिली, तो प्रति वर्ग मीटर के अंदर कितना सीड काम मिली है, 3 केजी, 1.5 से 3 केजी। इंपॉर्टेंट कर लेना अभी।
ये ध्यान में रखना। धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट या टाट पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं अभी। देखो भी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये फोटो, ये देख लेना, अभी आपने इसके बारे में बात करेंगे। एक और है भी, एक और है, एक और है, कहाँ गई? ये लीजिए। देखो जी, इसमें आपको थोड़ी सी इमेज धुंधली आ सकती है, साफ इमेज स्टेप वाइज मेरे को मिली नहीं, ये थोड़ी सी इमेज धुंधली आ सकती है। देखो, बीज लिया, बीज लेने के बाद अपने को क्या करना है, 25 से 30 वर्ग मीटर एरिया लेना है, 25 से 30 वर्ग मीटर, और एक एक वर्ग मीटर इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करके ये एरिया पूरा का पूरा 1 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर एरिया, ये जो बॉक्स बने हुए हैं ऐसे करके 30 वर्ग मीटर में इसको छांट लेना है। फिर अपने को क्या करना है, सोइल, मेन्योर और एस यानी कि राख वगैरह मिक्स करनी है। राख वगैरह मिक्स करके इन बॉक्स के अंदर भर देनी है। बॉक्स भरने के बाद ये बॉक्स भर गए, एक प्रकार से लेयर बन गई। लेयर बनने के बाद इनके ऊपर बीज छिड़क देते हैं। इस एक बॉक्स के अंदर, यानी एक बॉक्स में 1 वर्ग मीटर एरिया है, 1 वर्ग मीटर एरिया, तो 1 वर्ग मीटर एरिया के अंदर अपने जो सीड डालेंगे स्टूडेंट, वो कितना डालेंगे, 1.5 से 3 kg प्रति वर्ग मीटर सीड डालेंगे। तो ये कितना वर्ग मीटर है, एक 30 वर्ग मीटर है कि नहीं है, तो 90 kg सीड रेट होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से फिल करके अभी इस तरीके से अपनी जो नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी। इसको अपने मैट टाइप नर्सरी भी बोलते हैं, मैट टाइप नर्सरी भी बोला जाता है। तो ध्यान रहे, मैट टाइप नर्सरी किसे बोलते हैं, डेपोंग विधि से जो नर्सरी तैयार होती है उसको अपने फोल्ड भी कर सकते हैं एक तरीके से। मिट्टी तो है ही नहीं, लकड़ी का बुरादा, नारियल का बुरादा, उनसे अपने काम में उसको अपने काम में ले रहे हैं। तो इस तरीके से देखो, कोई सोइल का यूज नहीं किया, ये बॉक्स बने हुए एक एक मीटर के, वर्ग मीटर के, एक एक वर्ग मीटर के। तो इसके अंदर 1 वर्ग मीटर के अंदर 1.5 से 3, 1.5 से 3, 1.5 या 3 3 3 3 ऐसे करके 10 बॉक्स है। तो 10 बॉक्स में कितना बीज आएगा, एक में 3 आ रहा है तो 30 में कितना आएगा, 90 kg आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं भी डेपोंक मेथड, इंपॉर्टेंट है भी। चलिए, ये हो गई बात। हाँ जी, आगे विधि है सीरी मेथड। ये भी एक नर्सरी तैयार करने का ही मेथड है, ये अपने द्वारा विकसित नहीं है। सीरी या एसआरआई मेथड, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन ये बोला जाता है। देखो, ये जो विधि है इसकी खोज मेडागास्कर में हुई थी। मेडागास्कर आपका पड़ता है अफ्रीका के अंदर। ये कहाँ पड़ता है स्टूडेंट, अफ्रीका के अंदर ये एक जगह है मेडागास्कर। अब मेडागास्कर के अंदर क्या है, पानी वानी की कमी है, थोड़ी पानी वानी की कमी है। तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों के अंदर जो धान है वो लगाने का एक तरीका है। इसकी खोज करता थे हेनरी की लाउलिन, ये एक साइंटिस्ट थे वहां के। क्षेत्रफल 1% क्षेत्रफल 1% सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, 1% एरिया ही चाहिए खेत का। देखो, अपने जो भारत वाले मेथड से तैयार कर रहे, तो उसके लिए अपने को जगह चाहिए 1000 वर्ग मीटर, यानी कि खेत का कितना हिस्सा, 10वां भाग चाहिए। और डेपोंग विधि है, उसके अंदर अपने जगह काम में लेने हैं 25 से 30 वर्ग मीटर। इसके अंदर पूरे खेत का लगभग 1% हिस्सा ही चाहिए। एक तो जगह कम चाहिए नर्सरी तैयार करने के लिए, वो बात है। इसके खेत में पानी न भरकर गीला रखते हैं, पानी नहीं भरा जाता इसके खेत के अंदर, बस गीला रखते हैं। बीज दर 5 से 8 kg प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। R इंटू पी, ये इंपॉर्टेंट है, R इंटू पी 25 इंटू 25, बस 25 इंटू 25 में कैसे करते हैं, इस तरीके से सोविंग करते हैं इसके अंदर, ऐसे कोणों में। ये वर्ग है, एक 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 इन कोनों के ऊपर। तो पौधा है वो अच्छे तरीके से फैलता है, फैलने के लिए उसको जगह मिल जाती है, और सघन न होके पौधा अच्छे से फैलने के कारण इसकी उपज अच्छी खासी होती है। इस विधि में पानी, पोषक तत्व, उर्वरकों, मृदा की बचत होती है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। बट इसका उपयोग आपके TNU ने किया था, ज़्यादा सक्सेस भारत के अंदर नहीं रही। और आप देखिए, इसके अंदर लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अफ्रीका थोड़ा सा बैकवर्ड कंट्री है, आपको पता है, और वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है,
और साधन इतने हैं नहीं, साधन नहीं है तो भैया इस मेथड का वो यूज करते हैं। अफ्रीका में काफ़ी चलती है, ठीक है। थोड़ी सी के अपनी की लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, बाकी सारी चीज़ों की बचत होती है। पानी की वहाँ कमी है, लेबर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ, तो ये मेथड वहाँ काम में लेते हैं। भारत में ज़्यादा कोई सक्सेस नहीं हुआ। पहले TNU आपके कोयम्बटूर के अंदर वगैरह है, TNU वाला एरिया वहाँ यूज किया, बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर यूज किया, तो ये ज़्यादा कोई सक्सेस वाली बात नहीं रही। अब इसकी सोविंग कैसे करते हैं, एक बार इसकी अपने वो देख लेते हैं फोटो। सोविंग स्क्वायर के अंदर की जाती है जी। इंपोर्ट ये देखिए, इस तरीके से स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर जो है वो बुआई की जाती है स्क्वायर के अंदर। अब ये भी देख रहे हो, पहले स्क्वायर बना लिए इन्होंने, एक एक पौधा एक एक कोने के अंदर लगा रहे हैं, एक एक पौधा एक एक कोने के अंदर लगा रहे हैं। ये पहले निशान लगा लिए, लेआउट तैयार कर लिया, रस्सी वगैरह से स्क्वायर बना लिए बराबर। तो ये देखो, इस कोने पे, 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 इस कोने, तो इनके बीच में जो R/P है वो 25x25 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना एरिया काफी होता है उसको फैलने के लिए, तो उपज ज्यादा होती है वहां। तो पानी नहीं भरा है इसके अंदर, पानी नहीं भरते हैं, बस गीला रखते हैं। चलो भाई, ये तो की बात, मेन बात यही है, मेन बात यही है। नर्सरी वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है, और कोई इसमें ज्यादा जोर आने वाली बात नहीं है। फिर उर्वरक देखो, नाइट्रोजन देते हैं 100 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस देते हैं 60 kg, और पोटास 60, और जिंक की कमी काफी बार इसके अंदर देखी जाती है, तो जिंक 25 kg प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। नाइट्रोजन की वही है आधी मात्रा, तो आधी मात्रा नाइट्रोजन की, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे देते हैं। शेष नाइट्रोजन जो बच गई वो कल्ले फूटते समय, यानी कि बुआई के 30 से 35 दिन बाद देते हैं, और बालियां निकलते समय देते हैं। इस समय इनको ज़्यादा जरूरत होती है। और नाइट्रोजन देने के लिए सबसे उपयुक्त फास्फोरस होता है अमोनियम सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, अभी स्टार कर लेना। धान का उर्वरक कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट होता है, क्योंकि आपको पता है कि धान की खेत के अंदर पानी भरा होता है, और पानी जहां ज्यादा भरा होगा वहां नाइट्रोजन लीच डाउन होगा। तो अमोनियम सल्फेट का लीच डाउन कम होता है, अमोनियम सल्फेट का लीच डाउन कम होता है, इसलिए अपने इसको ज्यादातर धान की फसल के अंदर यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, जैव उर्वरक आप अपने जानते हैं, नील हरीश शैवाल छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, बीजीए का प्रयोग करते हैं। रोपाई के 7 से 10 दिन बाद इसका यूज करते हैं। यह सवाल 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। सिंचाई, खेत में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, यह ध्यान रखना, 5 सेंटीमीटर है, खेत में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। जलमांग कितनी होती है, अपने पीछे पढ़ के आए हैं, 900 से 2500 ml जलमांग होती है। सबसे अधिक जलमांग प्रतिदिन प्रति किलो उपज के आधार पर इसी की होती है। 1 किलो धान पे उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 kg धान पैदा करने के लिए। अब देखो, खरपतवार, खरपतवार इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जंगली धान जिसे बोलते हैं इकाइनोक्लोआ क्लोना बोलते हैं, और सांवा या बर्न यार्ड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बर्न यार्ड, बर्न यार्ड भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इकाइनोक्लोआ क्रूस के लिए दोनों ही खतरनाक खरपतवार है, धान जैसे दिखते हैं, नकलची खरपतवार है एक प्रकार के। रुगोसम एक प्रकार का खरपतवार है, इसे बोलते इस चेमम रुगोसम नाम बोलते हैं। अब शाकनाशियों का इंपॉर्टेंट कर लेना, शाकनाशी प्रोपेनिल, जिसे स्टाम F34 भी बोला जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोपेनिल का अन्य नाम क्या है? स्टाम F34। किसके अंदर यूज करते हैं? धान के अंदर यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। तो देखिए स्टूडेंट, रोपाई के बाद या अंकुरण के 6 से 8 दिन बाद या 3, इसकी मात्रा जो काम में लेते हैं 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। ब्यूटाक्लेयर का दूसरा नाम मिचेटी, इसका प्रयोग करते हैं। बेंथियोकार्प का करते हैं। अब बुशनिंग क्रिया क्या है? बुश कल्टीवेशन। बुशनिंग क्या होता है? क्रॉस हल चलाते हैं। कई बार ज्यादा डेंसिटी हो जाती है प्लांट की, तो मान लीजिए प्लांट को खत्म करना है, तो क्रॉस उसकी एक प्रकार से हल चला देते हैं। क्रॉस हल चलाने के कारण क्या है, अधिक जो प्लांट होते हैं वो निकल जाते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? बुशनिंग बोलते हैं। देख लेना अभी इसे अच्छे से। किसमें इंपॉर्टेंट है? देखो, TN फर्स्ट है, ये अपनी नहीं है। प्रथम बोनी की समय ये ताइवान से लाई गई है। कहां से लाई गई थी ये स्टूडेंट? ये ताइवान से लाई गई थी, ध्यान में रखना। IR8 1965 में सबसे बोनी किस्म है, और विश्व का जादुई धान इसे बोलते हैं। प्रथम बोनी किस्म TN फर्स्ट है, जो ताइवान से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी स्टूडेंट? ताइवान से विकसित है, ताइवान से विकसित है, ठीक है, प्रथम बोनी किस्म है। और IR सबसे बोनी किस्म है, विश्व का जादुई धान इसे बोलते हैं। जया मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, ये दोनों ही बाहर की वैरायटी हैं, TN फर्स्ट और IR8।
ठीक है, बट अपनों ने 1968 के अंदर जया को विकसित किया। जया ने TN फर्स्ट और IR8 से दोनों से उत्पादन ज्यादा दिया, अच्छी उनसे उत्पादन की क्षमता इसके अंदर अच्छी थी, इसलिए इसे भारत का जादुई धान बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये स्टार कर लेना। भारत का जादुई धान आई जया है और आपकी IR8 है वो विश्व का जादुई धान है। इसकी खोज करता है डॉक्टर शास्त्री। अब देखो CoRH या MGR फर्स्ट 1994 में भारत में प्रथम संकर किस्म थी, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। भारत का प्रथम जो हाइब्रिड वैरायटी थी, संकर वैरायटी थी CoRH1 MGR फर्स्ट थी। अगर बात करें बासमती धान का पहला हाइब्रिड कौन सा था, PRS10 था, ये आया हुआ सुपरवाइजर में। ये सुपरवाइजर के अंदर वैरायटी आई हुई है कि पूसा बासमती का प्रथम हाइब्रिड कौन सी वैरायटी थी, PRS10। ये कहाँ से विकसित है, विश्व की प्रथम हाइब्रिड थी बासमती की, तो पूसा राइस हाइब्रिड इसे बोलते हैं, 10 बोलते हैं। ये IARI द्वारा डेवलपमेंट है 2001 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट बात करें किसमें, अब देखो सीधी बुआई, अपने सीधी बुआई पीछे पढ़ के हैं कैसे करते हैं, डायरेक्ट सीडलिंग सीड ड्रिल से करते हैं। तो सीधी बुआई के लिए बाला है, कंचन है, पूसा 2-1, साकेत है, ये सारी की सारी एज 12th की क्लास के अंदर लिखी हुई है, ये पूछी भी हुई है, इंपॉर्टेंट कर लेना भी, सुपरवाइजर के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लवणता जहाँ लवणीय भूमियां होती है वहां कौन सी वैरायटी लगाते हैं, लूणी श्री नाम से सोचते हैं, लूण वाले क्षेत्रों के अंदर लगाते हैं, दामोदर है, CRS5 है। प्रथम म्यूटेंट जो वैरायटी है वो जगन्नाथ और सतारी है। ब्लास्टरोधी किस्म साबरमती है, ब्लास्टरोधी किस्म साबरमती है। रबी व खरीफ दोनों में राजेश्वरी और हेमा लगाई जाती है। अन्य किस्में माही है, सुगंधा है, कावेरी है, रत्ना है, जया है, कस्तूरी है, चंबल है, ये सारी की सारी वैरायटियां, कुछ अन्य में भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखो बात करें कीट की। अब सर कीट क्या है, कीट कौन कौन से इसके अंदर देखने को लगते हैं, धान का पीला तना छेदक, यानी इसको येलो स्टेम बोरर के नाम से भी जानते हैं, ट्राइपोराइजा इंसर्टल इसका नाम होता है, केवल धान का भक्षण करता है और किसी भी दूसरी फसल को नहीं खाता, मोनोफेगस कीट है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तनों पर आक्रमण, इनकी जो लटें हैं या इनकी जो ग्रब है तने पर आक्रमण कर उन्हें खोखला कर देती है। धान की बासमती किस्में सर्वाधिक प्रभावित होती है, बासमती राइस सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नियंत्रण कार्बोफ्यूरॉन 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें, ये इंपॉर्टेंट करिए। अब धान का गंदी बग, लेप्टोक्रेस या एक्यूटा इसका साइंटिफिक नाम है। गंदी बग क्यों नाम पड़ा है कि इससे एक गंध आती है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, गंदी बग बोलते हैं। इस कीट से प्रभावित फसल में गंध आती है, इस कारण इसका नाम गंदी बग पड़ा है। दानों का रस चूसता है, ये किसका रस चूसता है भी, दानों का रस चूसता है। नियंत्रण मेलाथियान 50 EC, FC नहीं है EC 625 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। तो धान का गंदी बग का नियंत्रण इस तरीके से अपने करते हैं। फिर है धान का भूरा फुदका, या इससे जिसे अपने ब्राउन होपर बोलते हैं, ब्राउन होपर या फुदका भी बोला जाता है, राइस ब्राउन होपर बोलते हैं इसे। नीला पर्वता ल्यूंगेसिस का साइंटिफिक नाम बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। ये वायरस जनित रोग ग्रासी स्टंड का वाहक है, ये खुद कुछ नहीं करता ज्यादा, ये वायरस लगता है ग्रासी स्टंड, उसको फैलाने का काम सबसे ज्यादा यही करता है। प्रभावित खेत में होपर बर्न दिखते हैं। बुआई नियंत्रण, बुआई अधिक अंतराल पर करें, इमिडा क्लोप्रिड का छिड़काव करें। उपज, अब धान की जो उपज मिलती है अपने को वो सामान्यतः 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। सिंचित क्षेत्रों में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है और असिंचित क्षेत्रों में 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है अभी। ठीक है, चलो एक मिनट जी। अब देखो हलिंग, हुलिंग परसेंट क्या होता है, पहले तो ये देखो, मिलिंग 55%, हलिंग 66% होता है, और लेमा पीलिया हटाने के लिए हुलिंग परसेंट निकालना है तो चावल का प्रतिशत, धान का प्रतिशत। देखो इसको एक डायग्राम से अपने समझते हैं जी, हलिंग परसेंट क्या होता है अभी। धान के छिलके को ही हलिंग बोलते हैं वैसे तो।
हाँ जी। कहाँ गिरा इसकी फोटो, ये देखो। चलिए जी, अब आपको अच्छे से बात है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी जी। देखो, ये धान का पौधा है, ये धान का पौधा है। इस धान के पौधे से अपने को जो चावल प्राप्त हुआ वो इस प्रकार का चावल प्राप्त हुआ। एक फोटो और आएगी, एक मिनट भी, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड आप होल्ड करिए, एक फोटो और आएगी इसके अंदर। हाँ हाँ, ये लीजिए, ये इससे पहले आएगी। चलिए देखो स्टूडेंट, अपने ये चावल की फसल है, चावल की फसल के अंदर देखिए चावल इस तरीके से लगा था। जैसे ही अपने हार्वेस्ट कर लिया तो अपने पास ये राइस मिला, इसको अपने क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं। ये है धान। अब धान के ऊपर एक छिलका होता है, इस छिलके हटाने के बाद अपने को क्या मिलता है, ब्राउन राइस मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, ब्राउन राइस मिलता है। जब इस छिलके को हटाया जाता है, इसी को बोला जाता है हलिंग। इस छिलके को हटाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, हलिंग बोलते हैं। यानी कि हस्क रिमूव करना। क्या करना स्टूडेंट, हस्क रिमूव करना, रिमूव ऑफ हस्क, हस्क रिमूव करना को ही अपने बोलते हैं। अब जब अपने ऊपर का जो छिलका हटा देते हैं तो इस प्रकार का अपने को ब्राउन राइस मिलता है। अब ब्राउन राइस की मार्केट में वैल्यू नहीं है, और इस ब्राउन राइस के अंदर कम से कम 10 से 12% जो प्रोटीन है वो देखने को मिलता है। 10 से 12% है जो प्रोटीन है वो देखने को मिलता है। अब इसकी मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है तो अपने को इस प्रकार का चावल बनाना पड़ता है। इस प्रकार का चावल बनाने के लिए अपने को कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है स्टूडेंट, मिलिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है। मिलिंग का प्रोसेस का मतलब कि ऊपर का जो लेमा है, लेमा हटाया जाता है, लेमा हटाया जाता है, पीलिया या लेमा हटाया जाता है। ये पीली कलर की लेयर है, ये ऊपर ऊपर की हटा देते हैं तो अपने को व्हाइट राइस मिलता है। अब जब अपने इस लेयर को हटाते हैं, इस ब्राउन वाली लेयर को हटाते हैं, हटाने के कारण इसके अंदर प्रोटीन जो कंटेंट होता है उसका भी लॉस हो जाता है, उसका भी लॉस हो जाता है। इस कारण जो व्हाइट राइस मार्केट के अंदर मिलता है, ये जो राइस मिलता है व्हाइट राइस, इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो कितना होता है, लगभग 6 से 7% ही होता है। क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ चावल होता है, क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ चावल होता है। और जब अपने मिलिंग करते हैं तो इसके अंदर बी ट्वेल्व व प्रोटीन दोनों की कमी होती है, बी 12 प्लस प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। बी 12 व प्रोटीन दोनों की कमी, दोनों की कमी हो जाती है भी। ठीक बात, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले राइस, राइस छिलका समेत है, जिसे अपने छिलका हटाएंगे तो इसको हलिंग बोलेंगे। ब्राउन राइस मिला, ब्राउन राइस को व्हाइट बनाएंगे, उस प्रक्रिया को बोलते हैं मिलिंग। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिलिंग बोलते हैं। आपको मोटी मोटी अब देखो, एक पैरा बॉइलिंग प्रोसेस होती है, ध्यान रखना, पैरा बॉइलिंग, पैरा बॉइलिंग, पैरा बॉइलिंग। अब पैरा बॉइलिंग में क्या होता है कि इसको पहले गर्म कर देते हैं, मिलिंग करने से पहले इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने के कारण क्या है कि बी 12 की हानि नहीं होती। पैरा बॉइलिंग, मिलिंग करने से पहले इसको बॉईल किया जाता है, जिसके कारण बी 12 वैसा का वैसा धान के अंदर बना रहता है, राइस के अंदर बना रहता है। तो पैरा बॉइलिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक, चलिए अब अपने देख लेते हैं हलिंग। हलिंग परसेंट मैंने आपको बता दिया, हस्क रिमूव करना 66% होता है, मिलिंग 55% होता है। लेमा, पीलिया हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। हुलिंग, चावल का प्रतिशत, धान का प्रतिशत, तो गुणा करके अपने निकाल देते हैं। हुलिंग परसेंट कितना आता है, 66%। पैरा बॉइलिंग अभी बताया, धान से संबंधित क्रिया है, इसमें विटामिन बी 12 का संग्रह होता है। मिलिंग के दौरान विटामिन बी 12 का नुकसान होता है। अभी मैंने आपको बताया जो ब्राउन राइस होता है, ब्राउन राइस को जब व्हाइट राइस बनाते हैं उस प्रक्रिया को मिलिंग बोलते हैं, और जो छिलका हटाया जाता है उसको हलिंग बोलते हैं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो दोनों की दोनों चीज़ें आपको क्लियर करवा दी अभी मैंने। फिर है रोग, रोग भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखो झुलसा, झुलसा रोग जिसे ब्लाइट रोग बोलते हैं, पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से होता है, हवा द्वारा फैलता है भी ये रोग। इस रोग से संबंधित धान के पौधे में कॉलर रोट या रोटर मैक लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार, उपचार की बात करें, उपचार की बात करें, उपचार की बात करें तो बीजोपचार करते हैं थायरम से 2 ग्राम, 2 ग्राम प्रति केजी सीड। भूरी पत्ती धब्बा रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हेलियोमेंथिस पेरियम ओराइजी नामक कवक से होता है,
सन 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। देखो, भूरी पत्ती धब्बा रोग एक भयंकर रोग आया था बंगाल के अंदर, और बंगाल के अंदर लाखों मिलियंस लोग हैं इसके कारण मारे गए, तो पूरी की पूरी फसल वो चौपट हो गई थी। तो देखो, उस समय 1943 का जो दौर था और अंग्रेज भागने वाले थे, तो अंग्रेजों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मरे तो मरने दो, अपने को कोई मतलब नहीं है। तो इस बीमारी से लाखों लोग भूखमरी की समस्या से मर गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट रोग है। अभी उपाय उपाय क्या करें, 1.25 किलोग्राम मैंकोजेब का छिड़काव करें। भी नेक्स्ट अपने देखो, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं, ये जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा होता है। धान का नर्सरी क्रेसिक रोग भी बोलते हैं। रोकथाम 0.01%। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। धान का उफरा रोग, ये निमिटोड जनित रोग है, डेलिटेनस एगस्टक जनित रोग है। धान का टुंगरो रोग, ये इंपॉर्टेंट है, धान का वायरस जनित रोग है, और इसे ग्रीन प्लांट होपर नामक हेप्टोप्टेरन जो कीट है वो फैलाता है। अभी ये आपको पढ़ने वाली चीजें हैं, सारी की सारी अपने को देख लेनी है। धान का खैरा रोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज तक के एग्जामों की परंपरा रही है, अगर खैरा रोग नहीं आया पेपर नहीं बना, खैरा रोग नहीं आया पेपर नहीं बना। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग होता है, और जिंक की कमी से आपके मक्का में व्हाइट बड रोग होता है। दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट पिछले 2 सालों से हमने पैटर्न थोड़ा सा चेंज देखा है। इसकी खोज पूछ ली थी कि खोज इसकी किसने की थी, तो देखो इसकी खोज की थी वाईएल नेने, और किसकी कमी से होता है, जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है, और नर्सरी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस रोग के लक्षण रोपाई के 2 से 3 सप्ताह में दिखाई देते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ना प्रारंभ हो जाती है, पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। नियंत्रण 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। 5 किलोग्राम नहीं, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक का छिड़काव किया जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये घूमता रहता है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो क्रॉप है धान है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट लगा दिए। बार बार पढ़ोगे तो ही वैरायटियां याद होगी, वर्गीकरण याद होगा, नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, खेत कैसे तैयार करते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको बार बार देखते रहना है। देखो भी, वैसे तो जितनी भी क्रॉप है उनसे बहुत कम क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, फिर भी अपने को पढ़ना पड़ता है कि कोई क्वेश्चन नहीं रह जाए। बाकी जो जनरल के अंदर आपको की पॉइंट निकाल के दिए हैं, जब उन्होंने क्रॉप स्टार्ट की थी पहले, तो उसमें बहुत सारे की पॉइंट आपको निकाल के दिए, प्रोटीन किसका क्या कहलाता है, कितना % होता है, नाम क्या है, ओरिजिन पहले वहाँ से कवर हो जाता है लगभग। फिर भी पढ़ना जरूरी होता है, कोई रोग से, कीट से, वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछ ले। तो कल अपने नई क्रॉप करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ लेना इसको।